दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा जो गुड़गांवा आज इतना पॉपुलेटेड है और इतना हरा भरा है, एक टाइम था सन 80 में कि वहाँ पर ऑटो वाला, टैक्सी वाला रात के टाइम में जाने से डरते थे। तो ये गुड़गांवा इस तरह से कैसे बना और इसमें डीएलएफ का क्या रोल है, इसको हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि गुड़गांवा को डीएलएफ ने बनाया या डीएलएफ ने गुड़गांवा को बनाया। तो क्योंकि आज की तारीख में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में कि डीएलएफ और गुड़गांवा का क्या रिश्ता है और गुड़गांवा में डीएलएफ ने किस तरह से ग्रोथ दी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी है। हम आज बात कर रहे हैं केपी सिंह जी के बारे में। केपी सिंह जो डीएलएफ के फाउंडर मेंबर हैं और जिन्होंने डीएलएफ को गुड़गांव में लॉन्च किया, उनके बारे में हम आज की बात कर रहे हैं। तो इसको हम 3 भाग में रख रहे हैं। पार्ट 1 में हम बात कर रहे हैं केपी सिंह जी के बचपन के बारे में और उनकी शुरुआत की जो भी स्ट्रगल थी उसके बारे में। तो आइए जानते हैं पहले एपिसोड में केपी सिंह जी के बारे में। केपी सिंह जी का जो बर्थ है वो 16 नवंबर 1929 को बुलंदशहर में एक छोटे से परिवार में हुआ। इनके फादर चौधरी मुख्तियार सिंह एक लॉयर थे और उनकी मदर राम प्यारी जी एक हाउसवाइफ। तो एक बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से ये आते हैं, बिलोंग किया इन्होंने। और जब ये सिर्फ 16 साल के थे तो अपनी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, पूरा करके ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में इनका एडमिशन हुआ। वहाँ पर इनके एक दोस्त थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने इनसे दोस्ती हो गई और उन्हीं दिनों लंदन में कोई टेक्निकल कोर्स में एडमिशन फॉर्म निकले। भोपाल सिंह ने अपना भी फॉर्म भर दिया और इनका फॉर्म भी उस टाइम इनके नाम से भर के जमा करवा दिया। और बाय लक भोपाल सिंह सिलेक्ट नहीं हो पाए और हमारे जो आज के एपिसोड के हीरो मिस्टर केपी सिंह, इनका सिलेक्शन हो गया लंदन स्कूल में। तो ये बहुत खुश भी हुए और क्योंकि उस टाइम पर और आज भी फॉरेन जाना एक चार्म है और वो भी लंदन में। तो जब लंदन में एडमिशन की बात आई तो जिस तरह से हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि फंड्स की प्रॉब्लम थी, क्रंच था। बट इनके पेरेंट्स ने कैसे तैसे जुगाड़ करके इनको क्योंकि एक्साइटमेंट फैमिली में और गांव में भी था, और इनको लंदन की टिकट कटवा दी और ये लंदन पहुंच गए। लंदन में इन्होंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पर इनकी मुलाकात जूली नाम की लड़की से हुई। जूली से इनकी फ्रेंडशिप बढ़ती गई और जूली एक हाई सोसाइटी लड़की थी, हाई सोसाइटी बिलोंग करती थी लंदन में। तो उनसे जब फ्रेंडशिप हो गई, उनके साथ ये पार्टीज में जाने लग गए। 17-18 साल की एज थी इनकी और एजुकेशन भी ठीक चल रही थी और मौज मस्ती पूरी हो रही थी। तो इन्होंने जूली के जो भी दोस्ती थी उस टाइम पर, इन्होंने लंदन की हाई सोसाइटी को फील किया, महसूस किया और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इन्होंने अपनी बुक में भी, ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि जो लंदन का जो स्टिंट था तो उसमें इनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और बढ़ता गया। फिर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, इनकी एक मुलाकात हुई ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह वडाला से, जो इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। और ये बात करीबन 1950s की है। तो 1950-51 में तो ये कर्नल मोहिंदर सिंह वडाला इनको मिले वहाँ पर और ये इनसे इम्प्रेस हो गए। ऊंचे लंबे थे, कदकाठी अच्छी थी इनकी, केपी सिंह जी की, और एज वाइज भी ये 21 साल के थे उस टाइम पर। तो उन्होंने इनको ऑप्शन दी कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करो। ये अपनी लाइफ से बहुत खुश थे कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना उस टाइम पर, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस हुई थी हमारी कंट्री की। और बट इन्होंने बड़े बेमन से, क्योंकि इनका फॉर्म भरवा दिया गया कर्नल मोहिंदर सिंह द्वारा, ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह द्वारा। तो महेंद्र सिंह जी ने जब इनका फॉर्म भर दिया आईएमए में,
तो इन्होंने बड़े अनमने ढंग से फॉर्म भरा, बट ये सिलेक्शन हो गया इनका और ये सिलेक्टेड हो गए इंडियन आर्मी में, आईएमए में। अब इन्होंने अगली बात रखी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं हिंदुस्तान जा नहीं सकता, टिकट कटवाने के पैसे नहीं हैं। तो एक स्पेशल परमिशन लेकर इंडियन आर्मी उस टाइम पर इनको फाइनेंस किया गया कि ये इंडियन आर्मी के खर्चे के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर इंडिया आएंगे और इनको इंडिया लाया गया और ये वहाँ पर इन्होंने कर्नल ज्वाइन किया इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। तो इंडियन आर्मी में जब ज्वाइन किया 1953 की बात है ये, और जब ये 23 साल के थे। इन द मीन टाइम 1953 में इनकी मुलाकात एक दिन आर्मी में ही कर्नल रघुविंदर सिंह से हुई। चौधरी रघुविंदर सिंह जो लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में थे उनसे हुई और उनको ये भा गए अपनी डॉटर के लिए। इन्होंने अपनी डॉटर इंदिरा सिंह से इनकी मैरिज फिक्स कर दी और फाइनली 6 मार्च 1954 को इनकी दिल्ली में मैरिज हो गई। और जब इनकी मैरिज हो गई, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे और तब भी इनकी लाइफ हंसी खुशी चल रही थी। इन्होंने इन द मीन टाइम जूली से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। खैर वो एपिसोड वहीं ख़त्म हो गया। और उसके बाद देन इनके जो फ्रेंड थे भोपाल सिंह, वो एक दिन इनकी मुलाकात होती है और उनको पता चलता है कि जूली ने शादी कर ली है दूसरी। तो ये बड़े दुखी होते हैं, लेटर भी लिखते हैं, बट वहाँ से रिस्पांस उतना वार्म नहीं मिलता है। इन द मीन टाइम इनको पता लगता है कि जो गोपाल सिंह इनके फ्रेंड है उनको भी प्रोस्टेट कैंसर है और वो भी अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इनकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई और जो लव अफेयर था वो भी दी एंड हो गया। अब इनकी जो मैरिज के बाद इनकी लाइफ ठीक चल रही थी। इन द मीन टाइम 1959 में इनके जो ससुर हैं चौधरी रघुविंदर सिंह, तो उन्होंने इनको बोला कि आप इंडियन आर्मी छोड़कर मेरे साथ मेरे बिजनेस में ही ज्वाइन कर लो। तो जब इनको ये ऑफर दी गई, उस टाइम पर इंडियन आर्मी छोड़ना इतना आसान नहीं था आज की तारीख, जैसे आज की तारीख है, अब के समय है। तो उस टाइम पर स्पेशल परमिशन लेकर इन्होंने इंडियन आर्मी से फाइनली रिजाइन किया और अपने ससुर जो उनकी एक कंपनी थी डीएलएफ, दिल्ली मोटर एंड फाइनेंस कंपनी, उसको इन्होंने ज्वाइन किया 1959 में। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से उनकी लाइफ में जो नया मोड़ आया आर्मी छोड़ने के बाद और डीएलएफ से कहानी डीएलएफ की शुरू होती है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 2 में अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएफ के बारे में और केपी सिंह जी की एंट्री 1959 में हुई। बट के डीएलएफ का जो स्टार्ट था वो 1946 में ही हो चुका था। 1946 प्री इंडिपेंडेंस टाइम था और इंडिपेंडेंस जस्ट होने वाली थी और लेफ्टिनेंट कर्नल राघवेंद्र सिंह ने दिल्ली के अंदर बहुत जगह लैंड परचेज की और वो कॉलोनाइजर बन गए। उन्होंने पहली कॉलोनी काटी कृष्णा नगर, 1949 के अंदर पहली कॉलोनी कृष्णा नगर में उन्होंने लैंड जो था प्लॉट्स सेल करने शुरू किए। और उसके बाद 1949 के बाद धीरे धीरे धनाधन 1964 तक 22 कॉलोनियाँ काटी गई, जिसमें पंजाबी बाग, मॉडल टाउन, रजौरी गार्डन, होस खास, जीके 1, जीके 2, कैलाश कॉलोनी और ये सब कॉलोनीज उन्होंने उस टाइम पर प्रॉपर्टीज़ लैंड सेल की। तो केपी सिंह जी तो 59 में आ गए थे इनके साथ, बट उन्हीं दिनों में 1957 का पीरियड है। 1957 में दिल्ली गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, कि दिल्ली के अंदर कोई भी प्राइवेट बिल्डर लैंड को एक्वायर या कॉलोनी नहीं काट सकता। सिर्फ ये जो रूल होगा, ये जो भी पावर होगी वो डीडीए के अंडर आएगी। तो 1957 में दिल्ली डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ। अब जो डीएलएफ थी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स लैंड ना तो परचेज कर सकते थे ना तो कॉलोनी काट सकते थे। तो अब इनको कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई करना था, इसीलिए इनके ससुर इनको लेकर आए थे डीएलएफ ज्वाइन कराने के लिए।
क्योंकि उनका कोई बेटा भी नहीं था और ये उनके दामाद थे। आप ससुर जी को तो मना नहीं कर सकते, और उनके साथ ये जुड़ गए। फाइनली इन्होंने सबसे पहले एक मोटर बनाने की फैक्ट्री लगाई अमेरिकन कंपनी के साथ। तो वो जो कंपनी थी वो अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक लिमिटेड, उनके साथ इन्होंने मोटर बनाने की काम शुरू किया। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया और उसको फाइनली इन्होंने वाइंड अप किया। उसके बाद इन्होंने विलार्ड इंडिया लिमिटेड सिकंदराबाद में बुलंदशहर के पास एक यूनिट और लगाई ड्राई बैटरीज की, बट वो काम भी नहीं चला और फाइनली वो कंपनी 6 यूनिट गिनी गई और उसके बाद उसको भी क्लोज कर दिया गया। अब दिल्ली में ये लैंड का काम कर नहीं सकते थे और इनको फाइनली बाहर का रुख करना पड़ा। इन्होंने गुड़गांवा, उस टाइम पर बंजर ज़मीन होती थी, वहाँ पर बिल्कुल एक गांव था वो, और अब इनका पीरियड चल रहा था स्ट्रगल का, 70-75 आ गया था। और उन्हीं दिनों इनकी दोस्ती बंसीलाल जी से हो चुकी थी। बंसीलाल जी उस टाइम पर हरियाणा पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम था और 75 में इमरजेंसी भी लग गई थी। तो उन्हीं दिनों इनकी दोस्ती बंसीलाल जी के साथ अच्छी थी। ये प्लानिंग करते रहते थे और मिलते रहते थे। गुड़गांवा के अंदर ये विजिट करते थे, बट वहाँ के जो किसान थे उनसे लैंड लेना आसान नहीं था, बिकॉज उनका पीढ़ियों से ये लैंड उनके पास थी और वो उसको बेचने के हक में नहीं थे। बट इनका जो आर्मी बैकग्राउंड था और रूरल बैकग्राउंड था वो बड़ा काम आया, क्योंकि इनका जो डायलेक्ट था बोलने का वो यूपी और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा से मिलता जुलता था, क्योंकि बुलंदशहर से बिलोंग करते थे और ये और आर्मी बैकग्राउंड में से थे। और गुड़गांवा के अंदर हर घर से, फैमिली से कोई ना कोई आर्मी से जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने बड़ा अच्छा कनेक्ट बनाया उन लोगों के साथ और धीरे धीरे उनको कन्विंस किया कि आप अपनी लैंड मुझे बेच दो और यहाँ पर हम एक हाईटेक सिटी बनाएंगे, जो पैसे हम आपको देंगे उससे आप 20 किलोमीटर आगे जाकर दुगनी बड़ी लैंड खरीद सकते हो, तो और वो फर्टाइल लैंड भी मिलेगी आपको। तो धीरे धीरे इनकी बातों का असर हुआ और ये कन्विंस होने लग गए किसान इनसे। 1980 की बात है, 1980s। ये अभी वहाँ पर गुड़गांवा के अंदर भरी दोपहर का टाइम था। एक एपिसोड हुआ, एक जीप इनके पास आकर रुकती है दोपहर का, गर्मी का टाइम में, और उस जीप में एक इंसान निकलते हैं। वो इनसे पानी मांगते हैं क्योंकि उनकी जीप काफ़ी गर्म हो गई थी। वो इंसान और कोई नहीं, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे, 80s की बात है। और वो उनसे इनकी बात हुई तो उन्होंने इनसे पूछा, आप इतनी गर्मी में दोपहर में यहाँ पर क्या कर रहे हैं किसानों के साथ? तो उन्होंने बताया, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हाईटेक सिटी बनाना चाहता हूँ और एक बड़ा टाउनशिप डेवलप करना चाहता हूँ। तो उनके विजन से राजीव गांधी बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने उनको अपने ऑफिस में आने का निमंत्रण दिया। फाइनली वो राजीव गांधी के ऑफिस गए और बहुत मीटिंगें हुई और राजीव गांधी बड़े इंप्रेस हुए उनका जो विज़न था गुड़गांवा को लेकर उससे। उन्हीं दिनों में 1980s में जो पालम एयरपोर्ट था दिल्ली का, उसका रीडेवलपमेंट की बात चली, बिकॉज ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था और उसको नई हवाई पट्टी जोड़ने के साथ साथ डेवलपमेंट की बात हुई। तो जब एयरपोर्ट डेवलप हो रहा था, उसके आसपास का जो एरिया था, टाउनशिप था, तो केपी सिंह जी ने बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और लैंड परचेज करते गए। अब जब ये लैंड परचेज कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में एक टाइम पर पैसे भी खत्म हो गए। अब लैंड परचेज करने के लिए और पैसा चाहिए था आगे एक्वायर करने के लिए, क्योंकि अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही था सारा प्रोग्राम। तो इनके फादर इन लॉ का एक्सपीरियंस काम आया। उन्होंने मिलकर कन्विंस किया गांव वालों को कि आपने जो लैंड हमसे परचेज की है, ये पैसा आप हमारे पास ही री इन्वेस्ट कर दो और जब डीएलएफ प्रॉफिटेबल हो जाएगी हम आपका पैसा वापस कर देंगे, बट इन द मीन टाइम हम आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो किसानों ने इनकी बातों को मानते हुए इनको वो पैसा 90% को वापस कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। और ये लोग, जीप इनकी जाती थी हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में,
और किसानों को उनके पैसे टाइमली उनका इंटरेस्ट दिया जाता था। तो जिससे इनका कॉन्फिडेंस किसानों में बढ़ता गया और जो लैंड ओनर थे और धीरे धीरे ये लैंड एक्वायर करते गए। इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट सिल्वर ओक लॉन्च किया गुड़गांव के अंदर फरवरी 83 के अंदर सिल्वर ओक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और डीएलएफ जो है उसके लाइसेंसेस उनके पास 556 एकड़ के लाइसेंसेस आ चुके थे। तो डीएलएफ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। बट उसी पीरियड में एक एपिसोड हुआ था बंसीलाल जी के साथ, जो इनकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो एपिसोड ये हुआ 1975 में बंसीलाल जी डिफेंस मिनिस्टर बने। तो जब डिफेंस मिनिस्टर बने उन्हीं दिनों में केपी सिंह जी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी अपने दोस्तों के लिए, जिसमें आर्मी के भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स बुलाए गए थे। तो जो आर्मी के भी सीनियर ऑफिसर्स थे और बंसीलाल जी को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया। वहाँ पर किसी आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने ड्रिंक करके नशे में ये बंसीलाल जी को ये बोल दिया ओवर कॉन्फिडेंस में, बंसीलाल जी यू आर बिकमिंग अ डिफेंस मिनिस्टर, बट मेरी संजय गांधी से बहुत अच्छी अप्रोच है, आप चाहो तो आई विल पुट अ गुड वर्ड फॉर यू। बंसीलाल जी को ये बहुत नागवार गुजरा कि आर्मी का कोई ऑफिसर एक डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह की बातें करे। इनको बंसीलाल जी को इतना हर्ट हुआ, उन्होंने केपी सिंह जी पे ही सारा ब्लेम कर दिया कि वो उन्होंने मुझे इंसल्टेड करने के लिए ही इस पार्टी में बुलाया है, और बंसीलाल जी वहाँ पार्टी से तुरंत निकल गए। तो ये एपिसोड बंसीलाल जी को जो चुभा, उसका उन्होंने एक तरह से केपी सिंह जी के साथ दुश्मनी बना ली और उनके जो भी लाइसेंसेस थे, प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि बंसीलाल जी उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर हटने के बाद जून 86 में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। तो जो डीएलएफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और उसके पास सारे लाइसेंसेस आ रहे थे, उन सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया और न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दिए कि डीएलएफ एक फ्रॉड कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट ना करें और अपना पैसा वापस मांगे। तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। बट इन्होंने किस तरह से भी अपने क्लाइंट्स को कन्विंस किया, केपी सिंह जी ने, ये इनके लिए बहुत टफ पीरियड था। और बट बंसीलाल जी की जो सरकार थी वो चीफ मिनिस्टर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए और एक साल बाद ही 1987 में जून जुलाई में ही और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद देवीलाल जी की गवर्नमेंट आई और देवीलाल जी ने वो लाइसेंस वापस रिन्यू किए और इनके प्रोजेक्ट फिर वापस चलते रहे। बट जो बंसीलाल जी के साथ इनका चैप्टर था वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। एक बंसीलाल जी उसके बाद उनका जो भी टेंशन थी इनके साथ वो बनी रही और बंसीलाल जी ने अपने जो ईगो रखी हुई थी उसको मानते हुए जब 1996 के अंदर बंसीलाल जी फिर चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के और 3 साल के लिए बने इस बार, उन्होंने इनके ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाए। और बट इन द मीन टाइम ये जब सब एपिसोड चल रहे थे, राजीव गांधी जी से इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। राजीव गांधी को भी इन्होंने सारी बात बता दी थी बंसीलाल जी के लिए और राजीव गांधी ने काफ़ी कोशिश की थी पैचअप कराने की, बट वो पैचअप नहीं हो पाया। और इन द मीन टाइम राजीव गांधी भी 1991 में उनका भी बम धमाके में उनकी डेथ हो गई। तो केपी सिंह जी को बहुत झटका लगा उस टाइम पर, बिकॉज उनको बहुत उम्मीदें थी कि राजीव गांधी जी उनको बचा लेंगे। बट बंसीलाल जी ने उसके बाद इनके साथ अपना मनमुटाव जारी रखा। जब देवीलाल जी की गवर्नमेंट थी तो देवीलाल जी की गवर्नमेंट में एक टाइम पर जो NH8 है उसका प्रोजेक्ट उन्होंने पास किया था। तो वो प्रोजेक्ट जब पास किया था जिससे दिल्ली से जयपुर जाने में काफ़ी सुविधा होती, और ये प्रोजेक्ट जो डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स थे उनके पास से होके गुजरता, इससे डीएलएफ को भी बहुत बेनिफिट होता। बट देवीलाल जी जो बंसीलाल जी ने ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिए, इस पर स्टे लगा दिया। तो जब स्टे लगा दिया काम सब रुक गया। बट बंसीलाल जी ने नहीं माना और 99 तक डीएलएफ को परेशान करते रहे।
फाइनली 99 में बंसीलाल जी की सरकार खत्म हुई और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की गवर्नमेंट आई 1999 में। तो उसके बाद एक गोल्डन रन शुरू होता है डीएलएफ का, उसके बारे में हम एपिसोड 3 में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, फाइनल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि डीएलएफ का जो गोल्डन रन शुरू हुआ जब बंसीलाल का एपिसोड खत्म हो गया 1999 में, उसके बाद डीएलएफ की जो स्पीड थी वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो 99 में जब चौटाला जी की गवर्नमेंट बन गई हरियाणा में, और इन द मीन टाइम केपी सिंह जी की फैमिली के अंदर भी इनके बेटे राजीव सिंह ने डीएलएफ का चार्ज संभाल लिया, बिकॉज केपी सिंह तब 70 साल की एज तक पहुंच गए थे। तो और उनकी डॉटर पिया सिंह वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और एक और डॉटर है रेणुका तलवार। तो फैमिली में अब उनके भी आगे बच्चे फैमिली में ये सब डीएलएफ में इन्वॉल्व हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड के बाहर आते हुए जब 1999 में चौटाला जी की गवर्नमेंट थी, बन गई थी, एस्टेब्लिश हो गई थी, और उन्होंने प्रोएक्टिवली आईटी फील्ड में, बिकॉज सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो पूरा सपोर्ट दोनों तरफ से मिलने लग गया डीएलएफ को। और NH8 का जो प्रोजेक्ट बंसीलाल जी ने रुकवाया हुआ था उसको भी क्लियर किया चौटाला गवर्नमेंट ने, और उस पर भी काम स्पीड से बढ़ा। जो डीएलएफ पहले 600 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लैंड बेच रहा था, ये प्रोजेक्ट पास होने के बाद रेट 2000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड होने शुरू हो गए। तो रेट भी बढ़ने लग गए, और किसी टाइम पर 40,000 पर एकड़ के हिसाब से लैंड परचेज करते थे डीएलएफ में 80s में। तो आप समझिए कितना स्काई रॉकेट होता गया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई। तो जब डीएलएफ का ये सब चल रहा था उसी दौरान अब जो केपी सिंह जी की टेंशन थी या डीएलएफ ग्रुप की कि किस तरह से मल्टीनेशनल्स को यहाँ पर इनवाइट किया जाए। तो उस टाइम पर बीपीओ कल्चर इंडिया में नहीं आया था, और डीएलएफ को ही क्रेडिट जाता है इंडिया के अंदर बीपीओ कल्चर को लाने के लिए। तो जनरल इलेक्ट्रिक उस टाइम बड़ा नाम होता था, तो उसके जो सीईओ थे अमेरिका में, जैक वेलिश, उनको इंडिया में इनवाइट किया गया कि आप आइए और इंडिया में इन्वेस्ट करिए। तो केपी सिंह जी ने उनका जो पूरी शान शौकत के साथ राजस्थान में पूरा लेविशली लाइफस्टाइल के साथ, जैसे किसी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट आता है उस तरह से पूरे बंदोबस्त किए। जैक वेलिस इतने कन्विंस हुए इंडिया के साथ कि उन्होंने 10 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की बात कमिटमेंट कर दी, और इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग में पहला बीपीओ एस्टेब्लिश हुआ गुड़गांव में। और वहाँ से उसके बाद लाइन लग गई। तो जो जनरल इलेक्ट्रिक का पहला जीपीपीओ बना, जिसको आज की तारीख में हम जेनपैक के नाम से जानते हैं गुड़गांव के अंदर, और आज की तारीख में 2010 की बात करें, 1.2 बिलियन डॉलर की वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसके बाद तो फिर फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लाइन लग गई। आज की तारीख में 250 फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर या ऑफिसेस गुड़गांव के अंदर हैं, और उसमें फिर साइबर सिटी भी गुड़गांव में डेवलप हुआ 2003 में। आज एक गुड़गांव जो है वो सिंगापुर या सियोल के जो बड़े बड़े सेंटर हैं, टोक्यो है, उनके मुकाबले में गुड़गांव का भी नाम आता है। तो आज उसके बाद बेंगलोर में भी सिलिकॉन वैली डेवलप हुआ, बट गुड़गांव अपना एक अलग चार्म रखता है। तो ये सब श्रेय इनको जाता है। 2010 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। प्रतिभा पाटिल उस टाइम की जो हमारी प्रेसिडेंट थी, उनसे इनको पद्मश्री भी मिला। तो ये सब इनके साथ रहा। अब केपी सिंह जी के साथ 2018 में इनकी जो वाइफ थी उनका देहांत हो गया 2018 में, और आज की तारीख में ये 93-94 ईयर्स की एज में है। और एक तरह से उसके बाद इन्होंने वाइफ के जाने के बाद अपना सारा बिजनेस बच्चों के हवाले कर दिया, और इनके बेटे जो हैं राजीव सिंह एक्टिवली वही सारा बिजनेस अब मैनेज करते हैं। तो कहानी का जो एंड है उसमें यही है कि डीएलएफ ने ये गुड़गांव को बनाया या गुड़गांव ने डीएलएफ को बनाया, ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में रहेगा। बट अल्टीमेटली डीएलएफ का बहुत बड़ा योगदान है गुड़गांव को डेवलप करने में और हमारे कंट्री में रियल एस्टेट को डेवलप करने में।
तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।